गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के एक भाग को हम पढ़ चुके हैं पहले ही। क्या? प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? वन्य प्राणी, वाइल्ड लाइफ, जिसे फौना भी कहते हैं, है ना। वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे हम। और कल की क्लास में हम जान चुके हैं क्या? प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। वनस्पति के प्रकार हमने जाने थे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर पर्णपाती वन, कटीले झाड़ियां, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, ये सभी बातें हमने जान ली हैं। वन्य प्राणियों की बात कर रहे हैं तो भारत में जहां वन होंगे, है ना, जहां प्राकृतिक वनस्पति होगी, जहां जंगल का क्षेत्र होगा, वहीं पर क्या होंगे? वन्य जीव होंगे। ठीक है। तो भारत में वन्य जीवों की जो विविधता है वो बहुत अधिक है। विविधता पर्याप्त है। ठीक है, बहुत सारी विविधता है, ये बेहतर रहेगा। और विविधता के स्तर से देखें तो वन्य जीवों की जो प्रजातियां हैं, वन्य जानवरों की या जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं, लगभग भारत में 90,000 प्रजातियां या इससे अधिक पाई जाती हैं। कितनी? 90,000 प्रजातियां वन्य जीवों की। ठीक है। बड़े बड़े तो हम समझते हैं जो जीव होते हैं, हाथी, घोड़ा, है ना, ये बड़े बड़े हैं। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमें पता भी नहीं है, वो सभी जीव आएंगे इसमें। उनकी नंबर्स देखें तो 90,000 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। केवल पक्षियों की प्रजातियां 2,000 से अधिक हैं। पक्षियों की प्रजातियां 2,000 से अधिक क्या है? पक्षियों की प्रजातियां। तो सोचिए कितनी विविधता है, पक्षियों में ही कितनी विविधता है। 2,000 पक्षी। मैंने आपने कितने पक्षी देखे होंगे? शायद वो 100 का आंकड़ा भी ना पार कर पाए, है ना। तो 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। सोच के देखिए कितनी अधिक विविधता है भारत में, जो कुल विश्व का 13% है। बात अगर मछलियों की करें, किसकी? मछलियों की, फिश, तो लगभग 2,546 या मोटे तौर पर 2,500 प्रजातियां। राउंड वैल्यू याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, कोई समस्या नहीं है। इतना कहकर भी हम निकल सकते हैं कि भारत में बहुत अधिक वन्य जीवों की विविधता पाई जाती है, या मछलियों की विविधता है, या पक्षियों की विविधता पाई जाती है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि विविधता बहुत है भारत में। और ये जो प्रजातियां हैं कुछ 12% लगभग हैं। भारत में जो वन्य जीव हैं इसमें कई तरह के जीव होते हैं, जैसे उभयचर जीव। उभयचर जीव कौन से होते हैं? वे जीव जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। जल और थल दोनों पर रहते हैं, जैसे मेढक, है ना, क्या है? उभयचर है। या फिर सरीसृप, रेप्टाइल। उभयचर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एम्फीबियन। सरीसृप, रेप्टाइल। रेप्टाइल दैट इज कौन से जीव? वो जीव जंतु जो रेंगते हों, रेंग कर चलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सरीसृप कहलाते हैं। वो सरीसृप कहलाते हैं। जैसे सांप की कई प्रजातियां, है ना, और भी कई जीव होंगे जो रेंग कर चलते होंगे, वो किस कैटेगरी में आएंगे? सरीसृप में आएंगे। इसके अतिरिक्त स्तनधारी जीव। कौन से? स्तनधारी, दैट इज मैमल्स, है ना। स्तनधारी जीव, मैमल्स। स्तनधारी नाम से स्पष्ट है, स्तन धारण करते हैं, है ना। ऐसे जानवर जिनमें स्तन होता है, स्तन है तो दूध पीने के लिए आएगा। बच्चों को क्या करती है? वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है ना। क्या करते हैं ऐसे जीव?
जिनमें स्तन पाए जाते हैं वो स्तनधारी जीव होंगे, और वो स्तन किस काम आते हैं? बच्चों को दूध पिलाने में। ठीक है, उनके जो छोटे छोटे शिशु होंगे उन जीवों के, उन्हें दूध पिलाने में। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत आप देखेंगे बहुत सारे जीव, जैसे कि हाथी। मैं और आप ह्यूमन भी मैमल्स ही हैं। ठीक है, हाथी, हाथी कहाँ पाया जाता है? भारत में बड़े पैमाने पर असम है, कर्नाटक है, केरला है, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन से वन है? उष्ण आर्द्र वन है, वहां पर हाथी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक सींग वाला गैंडा, ये कहाँ देखने को मिलेगा? भारत में एक सींग वाला गैंडा आसाम में, है ना? कहाँ पर? आसाम में, असम या पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में ये पाया जाता है। दलदली, पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में। प्रजातियां तो बहुत हैं, लेकिन हम कुछ पर ही चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त जंगली गधा या ऊंट, ये कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। कच्छ कहाँ है? गुजरात, है ना? कच्छ के रण में। और थार मरुस्थल, थार मरुस्थल में ये जीव, ये जंतु, ये जानवर पाए जाते हैं, है ना? भारतीय, इसके अतिरिक्त क्या होगा? भारतीय भैंसा है, नील गाय है, चौसिंघा है, छोटा मृग है, छोटा हिरन, जिसे क्या कहते हैं? गैजल भी कहते हैं, जिसे गैजल भी कहते हैं, हिरन, ये सभी भारत में पाए जाते हैं। ये सब भारत में पाए जाते हैं। तो इसके अलावा जो सबसे कॉमन है, हमें कहीं भी देखने को मिल जाता है, वो क्या है? बंदर। तो बंदरों की अनेकों प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। बंदरों की अनेकों प्रजातियां, अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, भारत में आप देखेंगे तो शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारत ही एक ऐसा स्थल है जहां पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। शेर और बाघ दोनों भारत में, दोनों भारत में पाए जाते हैं, है ना? कहाँ? भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, शेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉयन। बाघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइगर। ये कंफ्यूजन बढ़ाना नहीं है, कम करना है। ठीक है, कई बार हम बाघ को शेर समझ लेते हैं, हालांकि दोनों एक ही प्रजाति से संबंध रखते हैं, वो है बिल्ली प्रजाति। ठीक है, शेर का प्राकृतिक स्थल क्या है? शेर का प्राकृतिक स्थल क्या है? प्राकृतिक स्थल से तात्पर्य उसका आवास क्या है, घर कहाँ है ना? प्राकृतिक आश्रय स्थल कहाँ है भारत में? भारत में है गुजरात के गिर जंगल में। कहाँ पर? गिर जंगल। तो ये जो क्षेत्र होगा, है ना, ये गुजरात, गुजरात के गिर जंगल में, यहाँ पर है शेर, एशियाटिक लायन। ठीक है, बात करें टाइगर की, तो
इनका स्थल कहाँ है, इनका आवास कहाँ पर है भारत में? वो है मध्य प्रदेश। आपने सुना होगा हाल फिलहाल चर्चा में कि बाघ जो है, टाइगर बाहर से लाए गए हैं भारत में, है ना। और हाल ही में तो एक टाइग्रेस ने कुछ शावकों को भी जन्म दिया है, सुना था? कोई बात नहीं, नहीं सुना है तो मध्य प्रदेश और झारखंड के वन में। इसके अतिरिक्त कहाँ पाए जाते हैं बाघ? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में या पश्चिम बंगाल में। अब लिख ही लेते हैं, है ना, सुंदरवन में, सुंदर वन। सही कर लेते हैं इसे हम लोग, सुंदर वन। क्या प्रसिद्ध है यहाँ पर? रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, है ना। ये कौन सा क्षेत्र है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है ना, वहां पे मैनग्रोव है। मैनग्रोव वन के अंतर्गत हमने पढ़ा था, और वहीं पर ये पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर। इसके अलावा टाइगर हिमालय के क्षेत्र में भी देखने को मिलते हैं, हिमालयी क्षेत्र में। ठीक है, ये बिल्ली जाति के ही सदस्य हैं, बिल्ली प्रजाति के ही सदस्य हैं। एक और प्रजाति होती है बिल्ली प्रजाति के अंतर्गत, बिल्ली जाति में, जिसे तेंदुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? तेंदुआ। लेपर्ड, ये शिकारी जानवरों में मुख्य होता है, सभी शिकार करते हैं, है ना। सभी से तात्पर्य शेर है, बाघ है, शिकारी जानवरों में मुख्य है तेंदुआ, दैट इज लेपर्ड। अब हम देखेंगे जो हिमालयी क्षेत्र है भारत का, जो हिमालय का क्षेत्र है, ये क्षेत्र है ना हिमालय, हिमालय के क्षेत्र में रहने वाले जो जानवर हैं, जो जीव जंतु हैं, वो कैसे होते हैं? कठोर जलवायु को सहन करने वाले वन्य प्राणी होंगे, वाइल्ड लाइफ होगी, है ना। जो जानवर होंगे या जीव जंतु होंगे वो कठोर जलवायु को सहन करने वाले होंगे, अर्थात हिमालय बहुत ही ठंडा क्षेत्र है, वहां पर वही जीव सर्वाइव कर सकते हैं जो उस जलवायु को सहन कर सके, ठंडी जलवायु को सहन कर सके। ठीक है, और उस ठंडी जलवायु को सहन करने वाले जीव की जो विशेषता होगी वो भी क्या होगी? अलग होगी, क्योंकि ठंडी जलवायु को सहन करना है तो उनकी विशेषता तो अलग होगी ना। जैसे उनके शरीर पर बाल बहुत ज्यादा होंगे जिससे वो गर्म रहते हों, है ना। उनकी त्वचा, उनके उनके त्वचा पर फर बहुत, जैसे बाल कह रहे हैं, बहुत ज्यादा होंगे। तो ये सब विशेषताएं वहां पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें होती हैं। तो हिमालयी क्षेत्र में जो जानवर होते हैं वो कठोर जलवायु को, कठोर जलवायु से क्या तात्पर्य है? ठंडी जलवायु। ठंड में जब ठंडी का मौसम आता है, शीत ऋतु आती है, तो हमारे आपके हाथ पैर क्या होते हैं? सिकुड़ने लगते हैं। और हिमालय के क्षेत्र में तो कितनी ठंड होती होगी, है ना। तो उसे इमेजिन करिएगा जरा, कठोर जलवायु को सहन करने वाले जीव होंगे, सहन करने वाले जीव होंगे, है ना, सहन करने वाले जानवर वहां पर होंगे। अत्यधिक ठंड में भी जो जीवित रह लेते हो, है ना, अत्यधिक ठंड में जो जीवित रह लेते हो, जैसे जैसे लद्दाख में, लद्दाख बहुत ठंडा क्षेत्र है ना। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में, जहां पर सिर्फ बर्फ 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 ही चारों तरफ जमी हुई है, वहां पर एक जानवर पाया जाता है जिसे कहते हैं याक। आपने सुना होगा, है ना, नाम तो कम से कम सुना ही होगा। इसे गुच्छेदार सींगों वाला
सींगों वाला बैल कहते हैं, उसकी तरह होता है। बहुत सारे फर होते हैं इसके शरीर पर, बहुत सारे फर से तात्पर्य बाल होते हैं। ठंडी के क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी जानवर हैं उनके शरीर पर बाल बहुत अधिक देखने को आपको मिलेगा, जो उन्हें क्या करते हैं, गर्माहट देते हैं, गर्मी प्रदान करते हैं वहां पर सरवाइव करने के लिए। इस जानवर का जो वजन है वो लगभग 1 टन के आसपास होता है, 1 टन के आसपास होता है। इसी क्षेत्र में अन्य जीव पाए जाते हैं, जैसे तिब्बती बारहसिंगा, भारल। भारल का अन्य नाम क्या है, नीली भेड़। भेड़ कैसी है, नीली है, नीली भेड़। या फिर जंगली भेड़। आप देखते हैं भेड़ के शरीर पर कितने बड़े बड़े बाल होते हैं और कितने घने होते हैं, है ना, जिसका हम आम जीवन में बहुत उपयोग करते हैं। खियांग, जिसे तिब्बती जंगली गधा भी कहते हैं, ये भी एक जानवर है, तिब्बती जंगली गधा। और कई बार इन क्षेत्रों में लाल पांडा, रेड पांडा भी देखा जाता है, लाल पांडा भी पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी, है ना, कभी कभी। ठीक है। वहीं बात करें नदी, झील और समुद्री क्षेत्रों की, ये तो बात थी हिमालयी क्षेत्रों की। बात करें नदी, झील, समुद्री क्षेत्रों की, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है कि कछुआ, कौन से जीव पाए जाएंगे, कछुए हैं, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, ये सभी जीव जंतु पाए जाते हैं। ये क्या है, रेप्टाइल हैं, रेंग कर चलते हैं, है ना। ये जो घड़ियाल है ये मगरमच्छ की ही प्रजाति है, मगरमच्छ नहीं है। कई बार इसे बच्चे मगरमच्छ समझ लेते हैं, नहीं, ये मगरमच्छ नहीं है, मगरमच्छ की ही प्रजाति का है। अंतर क्या होता है, जैसे ये जो मगरमच्छ है ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, मैं पूरी संरचना नहीं बना रही हूँ, आगे का जो मुंह का हिस्सा होता है मैं उसे बताने की कोशिश कर रही हूँ केवल। कुछ इस तरह से होता है ना मगरमच्छ, यहाँ से मुंह खुलता है बड़ा सा, यहाँ से 2 कप ऊपर नीचे खुलता है, ठीक है, तो कुछ चौड़ा होता है, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। और जो घड़ियाल होता है उसका मुंह कुछ इस तरह से होगा, ये पीछे की संरचना है और आगे जाकर ये एकदम शार्प हो जाता है, ठीक है, तो कुछ ऐसी संरचना होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मगरमच्छ की प्रजाति का घड़ियाल होता है, जो विश्व में केवल कहाँ पाया जाता है, भारत में ही पाया जाता है। ये केवल कहाँ पाया जाता है, भारत में ही पाया जाता है। पाया जाता है। ये तो हुए कुछ बड़े बड़े जीव जंतुओं की बातें, है ना, वन्य प्राणियों की बातें। अब बात कर लेते हैं कुछ पक्षियों के बारे में, क्योंकि पक्षियों की भी बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है भारत में। तो बहुत से रंग बिरंगे पक्षी दिखाई पड़ते हैं भारत में, है ना। भारत में बहुत सारे पक्षी देखने को मिलेंगे, जैसे रंग बिरंगे पक्षियों के अंतर्गत क्या आएगा, मोर, है ना। मोर क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। मोर, बतख, तोता, मैना, आप जो खुद से जानते हो जिस पक्षी का नाम वो भी लिख सकते हैं, सारस, कबूतर आदि, ठीक है। कहाँ पाए जा रहे हैं, पक्षी हो, जानवर हो,
छोटे छोटे जीव जंतु हों, सभी वनों में ही मिलते हैं, क्योंकि वन उनका क्या है, घर है। जीव जंतुओं का, वन्य प्राणियों का, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, ये सभी जंगलों में ही मिलेंगे। जंगल उनका आवास है, घर है। ठीक है, तो ये आर्द्र क्षेत्रों में मिलते हैं, पक्षी वगैरह हैं आर्द्र क्षेत्रों में मिलते हैं। ध्यान होगा आपको कि मैं और आप या अन्य सभी लोग जो भी ह्यूमंस हैं, है ना, हम फसल उगाते हैं। क्या करते हैं? फसल उगाते हैं। फसल मीन्स खाने वाली सामग्री, जिससे हम अपना पेट भरते हैं, खाने योग्य सामग्री। तो ये हम कहाँ से सिलेक्ट करते हैं? कैसे पता चला हमें कि इसे उगाना है? ये सब कुछ हमने फसल की कोई भी वैरायटी हमने पर्यावरण से सिलेक्ट की है। तो हमें फसल भी कहाँ से प्राप्त हो रही है? पर्यावरण से प्राप्त हो रही है। फसल ले लीजिए आप, चाहे औषधि ले लीजिए, आप जो मेडिसिन उपयोग करते हैं, कोई भी मेडिसिन उपयोग कर रहे हैं, वो हमें प्राप्त कहाँ से हो रही है? पर्यावरण से प्राप्त हो रही है। हमने सिलेक्ट किया है, चयन किया है, ठीक है, कि अच्छा ये खाने के लिए ठीक रहेगा, और ये कोई चोट लग जाए, कुछ समस्या हो जाए, उसके लिए मतलब औषधि के लिए उपयुक्त रहेगा। तो फसल हो या फिर औषधि हो, ये सभी हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? पर्यावरण से। पर्यावरण से प्राप्त कर रहे हैं हम, प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम और क्या 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 पर्यावरण से प्राप्त कर रहे हैं? जैसे दूध। दूध कैसे प्राप्त करते हैं? जानवरों से, है ना, जानवरों से ही तो प्राप्त करते हैं ना, दूध देने वाले पशु होते हैं, दूध प्राप्त करते हैं। और जिन जानवरों से आप दूध प्राप्त कर रहे हैं, वो जानवर कहाँ रहते हैं? पर्यावरण में, वो पर्यावरण का भाग हैं। तो हमने भी उन जानवरों का क्या किया है? चयन किया है कि अच्छा ठीक है, ये गाय का दूध है, और ये भैंस का दूध है, ये बकरी का दूध है, ये पीने योग्य है। क्या है? पीने योग्य, हमें इससे कोई नुकसान नहीं है। तो हमने क्या किया? उसका चयन किया है। लेकिन कहाँ से? पर्यावरण से, प्रकृति से। तो हम, हमारे पास जो कुछ खाने वाली चीजें हैं, वो भी हमने पर्यावरण से सिलेक्ट किया हुआ है। जो दूध पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमने पर्यावरण से ही सिलेक्ट किया है ना। प्रकृति में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जो जानवर हैं, उनसे हम प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि जानवरों से क्या प्राप्त करते हैं हम? कई जानवरों का तो हम और भी अन्य तरीकों से उपयोग करते हैं, जैसे जैसे बोझा ढोने के लिए, अपना सामान ढोने के लिए हम उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, बोझा ढोने के लिए, या फिर कृषि कार्य करने के लिए हम उनका उपयोग करते हैं। कृषि कार्य करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए करते हैं उपयोग। इसके अलावा यातायात के साधन के तौर पर, परिवहन के साधन के तौर पर, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम उस पर बैठ गए। बचपन में आपने अगर थोड़ी बहुत भी सवारी की होगी, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं आप, तो आपको जरूर याद होगा कि गाय या भैंस पर, भैंस है आपके घर में, बकरी है, छोटे मोटे जो भी जानवर हैं, ऐसे वाले जो थोड़े बड़े हो आपसे, है ना, विशेषकर भैंस है, आप उस पर बैठकर उन्हें चराने के लिए गए होंगे, या कोई गया होगा। तो आप क्या कर रहे हैं? उसे यातायात के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही व्यवहारिक समझ हो गई। थोड़ा पहले जाएंगे समाज के स्तर पर, तो आप देखेंगे बैलगाड़ी का उपयोग होता था, जिसमें जानवरों को के माध्यम से बैलगाड़ी चलती थी। बैलगाड़ी का नाम ही है बैलगाड़ी, मतलब पीछे गाड़ी है और आगे जानवर उसे खींच रहे हैं, दैट इज बैलगाड़ी। तो क्या कर रहे थे? यातायात के साधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। किससे? जानवरों का। जानवर कहाँ से आ रहे हैं? पर्यावरण से। प्रकृति जो है, प्रकृति के बीच है जानवर, जीव जंतु, वन्य प्राणी, ये सब एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यातायात के साधन के रूप में। इसके अतिरिक्त जानवर का हम किस तरह से उपयोग करते हैं? मांस के रूप में भी करते हैं। मांस हम भोजन के तौर पर उपयोग करते हैं ना, मांस है, या फिर अंडे हैं, मांस है, अंडे,
ये भी हम इनसे प्राप्त करते हैं। किससे? जानवरों से। तो जानवरों के देखिए कितने उपयोग है। ये जानवर है क्या है? वन्य प्राणी है ना? कहाँ से आ रहे हैं? पर्यावरण से। इनका घर कहाँ है? पर्यावरण में। लेकिन ये हमारे लिए कितने उपयोगी, हम इनको सिलेक्ट करते हैं, मतलब हमारे पास जो कुछ भी है हम हमें पर्यावरण से प्राप्त हो रहा है। कहने का तात्पर्य समझिए, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ पर्यावरण से हमें प्राप्त हो रहा है। आपको मछली याद होगा, हमने पढ़ा कि शुरुआत की तो बहुत सारी मछली की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। मछली, आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो पाएंगे कि भारत की तटीय सीमा जो है अब काफी लंबी है। ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लैक ब्लैक, मैं डार्क कर रही हूँ, ये जो क्षेत्र है पूरा तटीय है। इस क्षेत्र में भोजन का मुख्य आहार क्या है? मछली है। क्या है? मछली है। क्योंकि ये समुद्र के किनारे रहते हैं, ये पूरा जल से ढका हुआ, तीनों तरफ से घिरा हुआ है ना? तो यहाँ का जो मुख्य आहार है वो क्या है? मछली है। क्या है? मछली है। मछली पौष्टिक आहार है। किस क्षेत्र के लोगों का है? ये आपको पता चल गया। आप बंगाल में चले जाइए, वहां पर मच्छी भात बहुत प्रसिद्ध है वहां का। तो वहां पर भी मछली बड़े पैमाने पर उपभोग की जाती है, खाने योग्य पदार्थ के अंतर्गत आएगी। लेकिन है क्या ये? वन्य प्राणी है ना, वाइल्ड लाइफ। वहीं बात करें कीड़े मकोड़ों की, बड़े से लेकर छोटे तक सभी पर्यावरण के अंतर्गत ही आएंगे और इनका आवास क्या होगा? जंगल। कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स। कीड़े मकोड़े क्या करते हैं? जो फसल आपने लगाई है, जो फल आपने लगाए हैं, जो वृक्ष आपने लगाए हैं, उन पर परागण करने में मदद करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं, जिससे जिससे क्या होता है? फसल आती है। फसल, फल और वृक्षों को के परागण में मदद करते हैं। कीड़े मकोड़े जैसे शहद बनता है ना मधुमक्खियों से, मधुमक्खी का बड़ा वो योगदान होता है पर्यावरण में, क्योंकि वो पॉलिनेशन में, परागण करने में बहुत सहायता करती है। इसके साथ ही जो कीड़े मकोड़े होते हैं कई हानिकारक कीड़ों से नियंत्रण भी करते हैं, बचाते भी हैं। कहने की बात ये है, अगर हम पूरे निष्कर्ष को निकालें, जैसे प्राकृतिक वनस्पति आपने कल की क्लास में पढ़ा और आज की क्लास में वन्य जीवों को पढ़ा है आपने, तो जो प्राकृतिक वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं और जो जानवर हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या है? जुड़े हुए हैं, किसी न किसी तरह से ये एक दूसरे पर निर्भर है। यहाँ तक कि हम आप भी पर्यावरण का एक भाग है, बस बहुत सूक्ष्मतम भाग है। ठीक है? जो मानव है वो भी पर्यावरण से के साथ ही है, हम पर्यावरण का एक भाग हैं। ठीक है? हम पर्यावरण से अलग नहीं है। तो जितनी भी प्रजातियां पर्यावरण में पाई जाती हैं, वो सभी प्रजाति एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। और यही जो जुड़ाव है, ये जो एक व्यवस्था बनती है एक दूसरे पर निर्भर रहने वाली, यही व्यवस्था क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी तंत्र। तो प्रत्येक प्रजाति क्या करती है? पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करती है। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है? योगदान है, इकोसिस्टम में योगदान है, क्योंकि सभी एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं, अर्थात निर्भर हैं। अर्थात निर्भर हैं, सभी एक दूसरे पर किसी न किसी रूप में निर्भर हैं और एक दूसरे के साथ क्या करते रहते हैं? क्रिया करते रहते हैं। जैसे आपने फसल लगाई, लेकिन अगर पॉलिनेशन ना हो, परागण ना हो, तो सपोज गेहूं की फसल लगाई तो गेहूं ही नहीं होगा। ठीक है? आपने आम का पेड़ लगाया, लेकिन अगर उसमें परागण की क्रिया ना हो तो आम लगेगा? नहीं लगेगा। तो आम का पेड़ तो है, लेकिन फल नहीं लगेगा। तो वो किस पर निर्भर हो गए? कीड़े मकोड़ों पर। ठीक है? इसमें योगदान करती हैं आपकी बटरफ्लाईज, तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं,
छोटे छोटे जो उड़ने वाले होते हैं ना, वो सभी बहुत बड़ा योगदान करते हैं। ठीक है। और इस पारिस्थितिकी तंत्र को, ये जो पर्यावरण का पेड़ पौधों को और जानवरों का जो एक सामंजस्य है, इसे क्या कर रहे हैं, मनुष्य उसे नुकसान पहुंचा रहा है, असंतुलित कर रहा है। कैसे? मानव द्वारा पादप अर्थात पेड़ पौधे और जीव, वन्य जीव यानी जानवर, छोटे मोटे, छोटे बड़े, छोटे मोटे जैसे भी हैं सारे, है ना, इनको क्या कर रहा है मानव, नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे? अत्यधिक उपयोग करके, अत्यधिक उपयोग करके क्या हो रहा है, पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंच रहा है, पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंच रहा है। पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो असंतुलित क्या हो जा रहा है, असंतुलित हो जा रहा है। मतलब सभी जीवों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए जितनी की पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के या पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक हो। यदि उनकी संख्या में किसी तरह से कमी आती है तो वो क्या हो जाएगी, असंतुलन की स्थिति हो जाएगी। ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है असंतुलित हो रहा है। कारण मानव। क्यों हो रहा है? जैसे कि असंतुलित के तौर पर हम कह रहे हैं क्यों हो रहा है ना? क्या कारण है? कारण है मानव क्या कर रहा है, जो पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है वो असंतुलित हो रहा है। तो अत्यधिक शिकार करना, अत्यधिक शिकार करना, मनुष्य के द्वारा जीव जंतुओं का शिकार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ठीक है। इसलिए इसके अलावा वनों की बड़े पैमाने पर कटाई, वनों की बड़े पैमाने पर कटाई, जब वन ही नहीं रहेंगे तो जीव जंतु कहाँ रहेंगे? बड़े पैमाने पर कटाई, जीव जंतुओं का, वन्य प्राणियों का होना इस बात पर निर्भर है कि वन है या नहीं। अगर जंगल बड़े पैमाने पर काट दिए जाएंगे तो जीव जंतु भी क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्यों नष्ट हो जाएंगे? क्योंकि उनका घर नष्ट हो गया, उन्हें उस क्षेत्र को छोड़कर जाना होगा। ठीक है। पहले तो घर नष्ट हो गया, इसलिए चूंकि घर नष्ट हुआ है तो भोजन सामग्री भी क्या हो गई, खत्म हो गई, और भोजन की तलाश में वो उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है। जो वन्य प्राणी हैं, जो जानवर हैं, वो भोजन की तलाश में उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाएंगे जिस क्षेत्र में वनों की क्या हो गई, कटाई हो गई है। तो वनों की बड़े पैमाने पर कटाई क्या करेगी, नुकसान करेगी। इसके अलावा विदेशज प्रजातियों का प्रवेश, बड़े पैमाने पर बाहर से आई हुई प्रजातियां आ गई हैं भारत में, है ना। तो विदेशज प्रजातियां, आपको मालूम है विदेशज प्रजातियां क्या होती हैं? विदेशज प्रजातियों का प्रवेश, ये भी बड़ा कारक है। इसके अतिरिक्त रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट, जो जंगल के क्षेत्रों में, उस क्षेत्रों में डाल दिया जाता है, जिससे वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको नुकसान होता है। या फिर पानी के क्षेत्रों में डाल दिया जाता है, जैसे मछली जैसे जीव उससे प्रभावित होते हैं, उन्हें नुकसान होता है, तो उन्हें कौन खा रहा है, मनुष्य खा रहे हैं, है ना। जैसे आपने तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का भोजन का मुख्य हिस्सा क्या जाना, मछली है, तो उन्हें मनुष्य खा रहा है, तो मनुष्य भी तो उससे प्रभावित होगा ना। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो ये एक कारण है। और बड़े पैमाने पर जब इन्हें निकाल लिया जाता है, मछलियों को, जैसे व्यापार के लिए इनको अगर बड़े पैमाने पर क्या किया गया, निकाल लिया गया और बेच दिया गया किसी क्षेत्र में, तो क्या होगा, वहां पे कमी हो गई। कमी हो जाएगी तो क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र है, जो समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र है, वो असंतुलित हो जाएगा। ठीक है। तो किसी भी जीव की जितनी संख्या उस तंत्र में होनी आवश्यक हो, अगर वो संख्या बल नहीं है तो वो तंत्र क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र जो असंतुलित हो गया है, इसे अगर देखें तो कम से कम 1300 प्रजातियां, जो पादप प्रजातियां, पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, वो संकट में हैं।
20-30 प्रजातियां, यह हो सकता है इससे भी अधिक प्रजातियां नष्ट हो चुकी हों। इसके अलावा और भी बहुत सारी अन्य प्रजातियां संकट में हैं। अभी संकट में है पेड़ पौधे और जीव जंतु, तो उन्हें बचाना भी पड़ेगा, है ना। अर्थात संरक्षण करना होगा पेड़ पौधों का भी और जीव जंतुओं का भी। ठीक है, पेड़ पौधों का भी और जीव जंतुओं का भी। तो पादप और जीवों का या वन्य प्राणियों का की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा नहीं संरक्षण सही रहेगा, है ना। संरक्षण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, जैसे 18 जीवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए। बायोस्फीयर रिजर्व, जीवमंडल नीचे बनाए गए। इसमें से 10 कौन से हैं, कुछ तो जान लेते हैं, 10 ना भी जाने तो कोई बात नहीं, नाम हटा देते हैं। जैसे सुंदरवन, सुंदरवन के बारे में तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। नंदा देवी, नंदा देवी ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, पेड़ पौधे और जानवरों का के लिए एक ऐसा क्षेत्र जो मानव हस्तक्षेप से बचा हो, है ना। इनकी सुरक्षा के लिए ऐसे क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। तो सुंदरवन का क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है, जहाँ पर पेड़ पौधे और जो भी जीव जंतु रहते हैं वो उनके लिए सुरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, ऐसा परिवेश वहां बनाया गया है। नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नौक्रेक, मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, आसाम में। सिमलीपाल उड़ीसा में, सिमलीपाल उड़ीसा में। पंचमढ़ी और चाणक्यमार अमरकंटक, तो ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिन्हें सरकार ने बनाया है पौधे और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए। इसके अतिरिक्त 1992 में बॉटनिकल गार्डन यानी पादप उद्यान, पेड़ पौधों का जो उद्यान होता है उसकी बात की जा रही है, बॉटनिकल गार्डन को वित्तीय और तकनीकी सहायता सरकार के द्वारा दी गई। वित्तीय और तकनीकी सहायता दी गई पौधों के संरक्षण के लिए। ठीक है, पौधों के संरक्षण के लिए। इसके अतिरिक्त सरकार ने कई प्रोजेक्ट चलाए जीवों को संरक्षित करने के लिए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। हिंदी की बुक में आपको शेर का संरक्षण लिखा हुआ मिलेगा, शेर संरक्षण, लेकिन टाइगर मीन्स क्या होता है, बाघ का संरक्षण, है ना, बाघ होता है, लायन नहीं। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी शुरुआत कब हुई, 1973 में। 1973 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। टाइगर का सेंसस भी होता है, टाइगर की गणना की जाती है जो कि हर 4 साल पर की जाती है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा ये गणना की जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर के अलावा और कौन से, टाइगर को बचाने के लिए, है ना, जब कह रहे हैं कि कोई प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है किसी वन्य प्राणी को बचाने के लिए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट राइनो है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है। चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, प्रोजेक्ट राइनो।
प्रोजेक्ट एलिफेंट, सरकार के द्वारा ये सभी प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। तो इन्हें बचाना है, इनके संरक्षण के लिए, है ना। इन्हें क्यों बचाना है? क्योंकि इनके घर नष्ट हो रहे हैं, इनका आवास नष्ट हो रहा है, इनका भोजन नष्ट हो रहा है और शिकार इनका बढ़ रहा है। हाथी का शिकार क्यों बढ़ रहा है? हाथी के दांतों के लिए, ठीक है। हाथी के दांत होते हैं ना, वो बाहर जो निकले होते हैं, टस्क, उनके लिए इनका शिकार किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनसे बहुत ही सारी मूल्यवान वस्तुएं बनाई जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनकी मांग क्या है? बहुत अधिक है, इसलिए इनका शिकार किया जाता है। तो ठीक वैसे ही टाइगर है, राइनो है। तो बेसिक समझ आपकी ये होनी चाहिए कि जब कोई प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, जैसे टाइगर है, राइनो है, एलिफेंट है, अर्थात इनका संरक्षण किया जाएगा। संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि इनका शिकार हो रहा है ना, ये खतरे में है, ये संकट में है। सबसे सरल, ये संकट में है, इसलिए इनको लेकर या इनकी संख्या बल बहुत कम हो गया है। संकट में होने का एक तात्पर्य तो ये भी है ना, इनका संख्या बल बहुत कम हो गया है एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में, जिससे पर्यावरण असंतुलित हो गया और उसे पर्यावरण को संतुलित करने के लिए संख्या बल बढ़ाने की आवश्यकता होगी, ठीक है। वन्य जीवों के ये जो प्रोजेक्ट वाले हैं, वन्य जीव जिन्हें आप देख रहे हैं, इनके संख्या बल को बढ़ाने की जरूरत होगी। इसके लिए सरकार ने प्रोजेक्ट चलाया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था और हर 4 साल पर इसकी गणना की जाती है। वहीं बात करें प्रोजेक्ट राइनो की, अर्थात गैंडा संरक्षण, है ना। गैंडा, एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। कहाँ पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा? इसका केंद्र है आसाम। कहाँ है? आसाम। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कुछ 2005 के आसपास हुई थी। बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो इसकी शुरुआत हुई है वर्ष 1992 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात कर रहे हैं तो एलिफेंट की भी गणना की जाती है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर की जाती है। तो एलिफेंट की जो गणना होती है वो हर 5 साल पर होती है और टाइगर की हर 4 साल पर। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, वनडे एग्जाम में, कि टाइगर की गणना जो है कितने साल पर होती है और एलिफेंट की गणना कितने साल पर होती है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। ये क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में पाया जाने वाला पक्षी है, एक दुर्लभ पक्षी। इसके लिए भी सरकार ने योजना चलाई है, ठीक है। इसके अलावा और क्या योजना चलाई है जीव जंतुओं को बचाने के लिए सरकार ने? 103 नेशनल पार्क बनाए गए हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जूलॉजिकल गार्डन बनाए गए हैं। तो ये जो है सरकार की ओर से क्या है, इनके संरक्षण के लिए, जीव जंतुओं पौधों के संरक्षण के लिए योगदान किया गया है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। अच्छा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर मीन्स बाघ, ना कि शेर। ऐसे ही आप याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए। क्या लिखना है आपको? प्रोजेक्ट लायन। प्रोजेक्ट लायन के अंतर्गत स्पेशली एशियाटिक लायन, जो कि गुजरात के गिर जंगल में पाए जाते हैं, इसके लिए प्रोजेक्ट लायन चलाया गया है। इसकी घोषणा कुछ लगभग कब की गई है? 2020 में, ठीक है। लगभग 2020 में की गई। तो प्रोजेक्ट लायन रिसेंट में स्टार्ट हुआ और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था। तो ये मिक्स नहीं करना है। लगभग 2020 में शुरू हुए थे प्रोजेक्ट लायन। रिसेंट में इसकी गणना हुई थी, किसकी? प्रोजेक्ट
लैंड के अंतर्गत शेरों की गणना की गई थी। 2020 में कुछ 674 एशियाटिक लैंड थे। 2025 में कितने हो गए हैं? 891 या 900 के आसपास कुछ इनका संख्या बल हो गया है। तो ये जो है संख्या, एशियाटिक लैंड की संख्या क्या हुई है? बढ़ी है। जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उसके बाद से इन जीवों की संख्या, इन जानवरों की संख्या क्या हुई है? बढ़ी है। ठीक है, तो इस तरह से संरक्षण के, जीवों को बचाने के उपाय किए गए हैं, इनको संरक्षित करने के उपाय सरकार के द्वारा किए गए हैं। वहीं पौधों की बात करें, पौधों के संरक्षण की, तो आपको याद होगा एक नाम वन महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाते हैं भारत में? जुलाई के पहले सप्ताह में। पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, है ना। वनों को ना काटें, ऐसा जागरूकता फैलाई जाती है। भाई वन को बचाएंगे तभी तो अन्य जीव जंतु सब कुछ बचेगा और हम भी बचेंगे। ठीक है, तो वन महोत्सव मनाते हैं जुलाई के पहले सप्ताह। इस वन महोत्सव की जो शुरुआत है वो हुई थी 1958 में, और इसे पहली बार आयोजित किया था, पहली बार आयोजित हुआ था के.एम. मुंशी जी द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि उस समय क्या थे? कृषि और खाद्य मंत्री थे। कृषि और खाद्य मंत्री थे। तो प्रथम सप्ताह 1 से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, यहीं पर आप ध्यान रखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस। कई बार बच्चे मिक्स कर देते हैं, इसलिए मैं आपको अलग से लिखवा रही हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को। ओके, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, जो कि इस क्लास का लास्ट चैप्टर है। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।